जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और आपको मालूम है कि आज का दिन है कायदे आज़म की अज़मत को खिराज तहसीन पेश करने का, उनकी बसीरत और क़यादत को याद करने का, उसके साथ साथ पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अज़्म और इरादा करने का। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनसे आपका तारुफ करवाऊंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली शेख। कायदे आज़म की बायोग्राफी इन्होंने लिखी है और साथ साथ ये भी बताऊंगी कि साबिक वाइस चांसलर हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम के। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। देखिए, दोनों के नाम का आप कह रहे थे ना, हमारा मुखफ़्फ़ कह रहे थे आप, एक है, तो इसी तरह से हम अल्फाज भी हमारे मैच हो रहे हैं ना। आप अगर लिखेंगी अपना मुखफ़्फ़ तो एमए होगा जी, और मेरा भी एमए और कायदे आज़म का भी एमए था। क्या इस वक्त अब मैं क्या कहूँ, इस वक्त के जो दिन है उसके हवाले से बात कितनी मीठी आपने शुरू की है। मीठा ही दिन है क्योंकि कायदे आज़म को याद करने का दिन है, उनकी बर्थडे है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हवाले से जब मैं आपसे बात शुरू करूँ तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी कि जो खसूसियात आपके ख्याल में उनकी थी, ख़ास तौर से जिसने पाकिस्तान की बुनियाद रखी, तो वो क्या थी? बुनियादी तौर पे तो मानूर साहबा करेक्टर की स्ट्रेंथ थी। एक लीडर जो होता है ना, उसको जाना जाता है करेक्टर से, जी, और वो करेक्टर मदद करता है उसका ट्रस्ट कायम करने के लिए। तो जो लोग थे वो कायदे आज़म को ट्रस्ट करते थे, यकीन करते थे, और वो इसलिए यकीन करते थे कि उनके करेक्टर में कोई फिला नहीं था। कभी भी आप उनके बदतरीन दुश्मनों से नहीं सुनेगी कि उन्होंने कभी कोई करप्शन की हो या कभी किसी गलत काम में किसी का साथ दिया हो। जी, ये चीज़ें थी, तो उसकी वजह से जो लोग थे वो उनको ट्रस्ट करते थे। दूसरा, फिर उसके बाद उनका विजन था कि वो चीज़ें जो अभी जाके लोग समझ रहे हैं, उनको पहले तो वो कांग्रेस का हिस्सा थे और हिंदू मुस्लिम यूनिटी के सबसे बड़े अलमबरदार थे, उनको जी, एम्बेसडर कहा जाता जी, था। लेकिन फिर उन्होंने रियलाइज कर लिया कि वो जो जहनीत है वहाँ पर, ख़ास तौर पे कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, वो कभी भी मुसलमानों को इक्वल सिटीज़न के तौर पर तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तो बिल्कुल, उनके जहन में ये था कि जब अंग्रेज़ चले भी जाते हैं तो उसके बाद जो मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनेगी, जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे होगी, तो उसमें तो मुसलमान हमेशा मिनॉरिटी में रहेंगे। 25% थे पूरे हिंदुस्तान में। जी, तो उनका वो विजन था कि अगर इस सूरत हाल से निकलना है तो इनको एक आज़ाद मुल्क की ज़रूरत होगी। तो ट्रस्ट हो, उसके बाद विजन हो, और तीसरा सबसे अहम जो क्वालिटी होती है वो होती है कम्युनिकेशन की, एक लीडर के लिए, जो आप में भी है। थैंक यू। और आप कम्युनिकेट करते हैं ना, लोगों को बताते हैं, अपना माफियुल ज़मीर बयान कर सकते हैं। तो उन्होंने जिस तरह से अपना केस पेश किया, जी, वो लोगों तक पहुंचा, उनके दिलों तक पहुंचा, उनके जहनों तक पहुंचा। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी खुसूसियात थी कायदे आज़म की, जिन्होंने हेल्प किया उनको उनकी इमरजेंस एज अ लीडर की सही, सूरत में। सही। डॉक्टर साहब, कायदे आज़म ने कौम को मुत्तहिद करने के लिए आज जिस चीज़ की सबसे बड़ा, जिसे कहना चाहिए, फुकदान है, किस तरह के असूल और इक़दार जो थे उनको तरजीह दी, जो हम सबको सीखना चाहिए? असल यही अब हमारा अलमिया हो गया है। कायदे आज़म एक हमें विजन दे रहे थे जी, कि यूनिटी हमेशा जो होती है ना, वो किसी एक नुक्ते पे होती है कि हमने ये अचीव करना है। उस अचीवमेंट करने के लिए आप सब मुत्तहद होते हैं, जी, और उसको जो उनके यूनिटी फेथ और डिसिप्लिन है, जी, तो उनका वो ये था यूनिटी। वो यूनिटी इन फ्रंट ऑफ सम फेथ, किसी एक आइडियल होता है ना। जी, मसलन आपकी और मेरी यूनिटी इस बात पे हो सकती है कि हम दोनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हमें इस्लामाबाद जाना है। जी, तो अब हमारे अंदर एक यूनिटी पैदा होगी। अब जो प्रॉब्लम हो गया है वो ये है कि कोई विजन नहीं रहा जिसके गिर्द कौम पूरी की पूरी मुकम्मल तौर पे मुत्तहद हो सके। मसलन मैं चाइना पे मैंने बड़ा काम किया। जी, चीनियों ने अपना एक विजन बनाया कि जी हमें इंडस्ट्रियलाइज्ड कौम बनना है, हमने मुआशी तरक्की करनी है, हमने एक सुपर पावर बनना है। अब इस बात पे सारी की सारी कौम जमा हो गई कि हमने ये चीज़ें करनी हैं। हम भी अपने लिए आज भी ऐसी चीज़ें तलाश कर सकते हैं। मसलन पूरी कौम मुत्तहद हो सकती है कि जी हमने इस जी, मुल्क में एजुकेशन 100% लानी है, या हमने मुआशी तरक्की के लिए पूरे मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन लानी है। यानी कोई थीम हो ना,
तो कायदे आज़म एक थीम ले आए थे, एक आइडिया लेके आए थे कि एक जब आज़ाद मुल्क होगा पाकिस्तान का, तो उसमें जो रहने वाले तमाम लोग हैं वो आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। आज भी हमें कायदे आज़म से सीखने की ज़रूरत है कि जो उन्होंने स्ट्रेटजीज़ अपनाई, जी। जिसके ज़रिए सब लोग मुत्तहद हुए, आज भी उसको साइंटिफिकली स्टडी करके अगर आज भी हम इम्प्लीमेंट करें तो हमें बड़ा फ़ायदा तो होगा। डॉक्टर साहब, आपने उनकी बायोग्राफी लिखी है, जी। जब आप ये बात कर रहे हैं कि हमें आज भी उनके इन चीज़ों पे, वो स्टेप जो उन्होंने लिए थे उन पे हमें साबित कदम होना पड़ेगा, जब भी हम भी मुत्तहिद होंगे और हम कामयाब भी होंगे, तो वो कौन से स्टेप हैं जो आपको लगता है कि फौरी तौर पे हमें एज ए कौम लेने चाहिए? देखें, जिन्ना साहब की अपनी आप प्रायोरिटीज़ देख लें कि वो क्या कहते हैं। सबसे पहले उनकी जो तवज्जो थी वो ये कि ये कौम तालीम याफ्ता बने। बिल्कुल। नंबर वन, आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि जो अपनी आखिरी वसीयत है, जी। जिन्ना साहब की 4 बहनें थी, 2 भाई थे, 1 बेटा था, यानी इतना कुंबा था। उन्होंने पूरी जायदाद 3 तालीमी इदारों को आखिरी वसीयत के ज़रिए से दी। अब एक आदमी इतनी, और ये कोई सरकारी पैसे नहीं थे, उनकी बड़ी मेहनत थी। उन्होंने बचपन बहुत, आप देखें कि लोअर मिडिल क्लास से आगाज़ किया। 2 कमरों का घर था, उसमें 10 लोग रहते थे। ये जो वज़ीर मेंशन है इसमें जी। फर्स्ट फ्लोर पे, यहाँ से जना का आगाज़ हुआ ना, कि 4 बहनें थी उनकी, 3 भाई थे, 7 माँ बाप और 1 फूफी, 10 लोग 2 कमरों के अपार्टमेंट से। अब वो जिन्ना ने पैसे अपनी प्रोफेशनल जो कॉम्पिटेंस थी, एज मोस्ट लीडिंग लॉयर, जी। फॉरेंसिक के लॉयर थे और हिंदुस्तान में, उससे उन्होंने जो भी अपनी मिल्कियत बनाई जी। वो उन्होंने तालीमी इदारों को दी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो तालीम को इतनी अहमियत दे रहे थे ना। बिल्कुल। अच्छा, और फिर उन्होंने बताया कि तालीम कैसी होनी चाहिए। आप उनका नवंबर का देखें, उसमें वो कहते हैं कि जो मोस्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी तालीम होनी चाहिए, जो हम अपने लोगों को दे, साइंटिफिक तालीम देने चाहिए, जो कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं। दूसरा फिर उसके बाद ये था कि वो चाहते थे कि मुआशी खुद मुख्तारी और ख़ुद इन्हसारी हो, कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। और उन पैरों पे खड़े होने के लिए उनका ये था कि जो हमारे शोबे हैं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है और उसके अलावा मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनकी अपनी तकारीर से मैं आपको बता रहा हूँ कि वो ये कहते थे कि इनको डेवलप करके, जी। अपने मैन पावर को डेवलप करके आप मुआशी मैदान में अपने आप को बेहतर से बेहतर कर सकें। ये इनके विजन थे ना। जी। और उसके बाद फिर डिफेंस के हवाले से वो ये कहते थे कि पाकिस्तान चूँकि ऐसी जोग्राफियाई पोजीशन में है कि चारों तरफ पाकिस्तान के लिए ख़तरात हैं, तो वो जी। चाहते थे कि डिफेंस भी पाकिस्तान का मजबूत हो। अब ये तो शुक्र है कि डिफेंस वाला मामला तो हमने कर लिया है। जी। वो जो 2 बाकी हैं ना, तो ये वो स्टूल है जो 3 टांगों के बजाय 1 टांग पे खड़ा है। तो फिर डॉक्टर साहब, यहाँ पे जो कायदे-ए-आज़म का विजन जिसका आपने जिक्र किया, उसके मुताबिक एक मजबूत और खुशहाल मुल्क जो है, फिर कैसा होना चाहिए था पाकिस्तान? पाकिस्तान अगर होता तो मैं आज के ज़माने के लिहाज से कह सकता हूँ कि मलेशिया की तरह होता, तुर्की की तरह होता। उनके जहन में जो कॉन्सेप्ट्स थे, वैसे भी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर थे तुर्की की लीडरशिप के साथ, और वो ये समझते थे कि इनलाइटेंड जी। मुसलमान जो कि तालीम में सबसे आगे हों, लेकिन दुनियावी उमूर में भी बहुत आगे हों, और उनके जो आप अगस्त 11 की तकरीर देखें, वो ये नहीं चाहते थे कि हम फ़रोगी इख्तलाफात में शिया, सुन्नी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस इसमें एग्जैक्टली। पड़े रहें। वो ये चाहते थे कि एक कौम बन के, और जैसे तुर्की को आप देखते हो, बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ मुस्लिम वर्ल्ड में हैं, तो और तालीम पे पूरी तवज्जो हो। अगर हम उनके आइडियल्स को जी। फॉलो करते तो आज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम वर्ल्ड में एक बहुत ही लीडिंग नेशन होता इकोनॉमिकली, ह्यूमन रिसोर्स के लिहाज से। अभी उसमें काम करने की ज़रूरत है। तो अभी आप क्या समझते हैं कि जो हालात हैं, जो कायदे-ए-आज़म के असूल हैं, जहाँ पे हम पाकिस्तान के सियासी हो गया, इक़्तिसादी हो गया, उस मंज़रनामे पे किस तरह लेकर आएंगे इन तमाम चीज़ों को? एक तो बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल विल की ज़रूरत होती है कि जो आपकी लीडरशिप है, जी। और उसमें मैं समझता हूँ कि अब काफ़ी, ख़ास तौर पे हमारे फील्ड मार्शल हों या बाकी जो अब लोग हैं, उनमें ये एहसास पैदा हो रहा है कि हमें किसी न किसी सूरत में वापस
उसी जगह पे पहुंचना है जो कायदे आज़म हमारे लिए मुतय्यन करके गए थे। तो वो पॉलिटिकल विल हो तो फिर कोई अनहोनी बात नहीं है। देखें, व्हील री इन्वेंट हमें नहीं करना, जी व्हील जी बना हुआ है, हमें जी पता है, जी अब उसको चलाना है। तो अगर हम एक उसूल वज़ा कर लेंगे कि तालीम को बढ़ाना है, मुआशी खुद मुख्तारी हमें लानी है, खुद इन्हसारी लानी है, जी सबके लिए फार्मूला है, विल चाहिए। वो विल जिस दिन आ जाएगी उस दिन काम हो जाएगा। तो फिर आप क्या कहेंगे कि आज का जो नौजवान है, कायदे आज़म के जो नज़रियात थे, जो उनकी तालीमात थी, उस पे रहते हुए किस तरह से जो है वो रहनुमाई फराहम कर सकते हैं? क्या कहेंगे यंगस्टर्स को आप? जिन्ना साहब तो खुद जो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने मिसाल कायम की, वो ये कहते थे कि पहले सबसे ज़्यादा अपनी तरक्की पे तवज्जो दो, अपने प्रोफेशनल ग्रोथ पे। आप देखें ना, जैसे मैंने गुजारिश की, वहाँ सिंध मदरसा में 4.5 साल पढ़े और उसके बाद वो लंदन चले गए बग़ैर ग्रेजुएशन के। उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट पास किया, डायरेक्ट उनको बार इटला के लिए दाखिला मिला। जी जब वो बन गए, उन्होंने अपने शोबे में कॉम्पिटेंस हासिल की। यही नौजवानों को वो कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारा काम ये है, तुम्हारे माँ बाप पे तुम्हारा एहसान होगा, तुम अपने ऊपर एहसान करोगे कि जो शोबा तुम चुनो उस शोबे में टॉप पे जाओ। और उसके बाद जब आप उस मंजिल पे पहुँचें तो उसके बाद फिर आप अपने कौम के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। 2 इसके उसूल हैं। तो पहले कॉम्पिटेंस लेवल पैदा करें। तो सही नौजवान आज भी काफ़ी बहुत अच्छे माशाल्लाह, अब हम वी आर प्राउड ऑफ देम कि जो निकल रहे हैं। जी हमारी गलतियां हैं कि हम उनको तालीम नहीं दे सकते। ये तो हमारी जनरेशन है ना कि पब्लिक सेक्टर स्कूलों का आप हाल देखिए, वहाँ हम तालीम के नाम पे क्या दे रहे हैं। तो जो नौजवान हैं जी उनमें तो टैलेंट है, वो तो बेचारे कोशिश भी करते हैं और अपना नाम भी बनाते हैं। तो सबसे पहले कायदे आज़म ये चाहते थे नौजवानों से कि अपनी चोज़न फील्ड में एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस हासिल करो, अपने आप को कामयाब करो और उसके साथ अपनी कौम के लिए काम करो। सही। आप मैसेज क्या देंगे सबको आज के अहम दिन के मौके पर, क्योंकि आपने बायोग्राफी लिखी है कायदे आज़म की? अब मैं आज भी यही समझता हूँ कि कायदे आज़म मुमकिन है कि फ़िज़िकली हम में मौजूद नहीं हैं, बिल्कुल लेकिन उनका जो इंटेलेक्ट है, उनका जो विज़न है और उनकी जो स्ट्रगल है, वो सब हमारे सामने है। उन्हीं को आज भी हम गाइड अपना रखें, उनके ख़यालात वो आज भी हमारे लिए बहुत कारआमद हो सकते हैं बिल्कुल अगर हम अपने इन मसाइल में से निकलना चाहते बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और सबसे बड़ी बात आपने कह दी, व्हील हमारे पास है, सिर्फ उसको चलाना कैसे, चलाना। ये हमें सीखना है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका, और यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, कायदे-आज़म के यौम पैदाइश के मौके पे हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साद एस खान, जिनका पेशा नौकरशाही यानी सिविल सर्वेंट हैं वो, मगर इल्म अदब के शौक ने उन्हें एक मुनफरिद मकाम दिलाया है। डॉक्टर साद खान अब तक 8 किताबें लिख चुके हैं, 20 से ज़ायद मकालात और कई मज़ामीन जो हैं वो तहरीर कर चुके हैं, और उसके साथ साथ तारीख और सियासियात में ख़ास महारत रखते हैं। ख़ुसूसन जब कायदे-आज़म की हम बात करेंगे ना, तो कायदे-आज़म और तहरीक पाकिस्तान पर इनका इल्म और तहकीक उन्हें इस मौजू के हवाले से एक बहुत ही मोतबर और माहिर बनाते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनकी जो ज़िंदगी है, उनके पहलू किस तरह उजागर करेंगे और क्या-क्या ख़ुसूसियात जो हैं वो हमें बताएंगे कायदे-आज़म की शख्सियत के हवाले से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर साद खान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह ख़ैर आपको। वालेकुम अस्सलाम, सुबह खैर। बिल्कुल ठीक ठाक जी, बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और ये बताइए कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब बात करते हैं तो उनकी सबसे बड़ी खसूसियात आपके नज़दीक क्या थी, जिन्होंने उन्हें एक निडर और असूल पसंद रहनुमा बनाया? देखिए, जैसे हम खसूसियात की बात करते हैं तो आपके सवाल में उस जवाब आ गया। एक तो ये कि वो बहुत निडर थे जी और दूसरा ये कि वो बहुत असूल पसंद थे। तो एक मीरे कारवां के लिए, एक काफ़िले के रहनुमा के लिए ये 2 खसूसियात बहुत अहम होती हैं
کہ کوئی بھی جو انسان ہے وہ بہادر ہو، دلیر ہو، بے باک ہو، جی کسی چیز کا اسے خوف نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی چیز سے ڈرتا نہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اصولوں میں سمجھوتا نہ کرتا ہو۔ جی تو قائد اعظم ایک ایسی شخصیت تھے کہ جو ہماری پوری قوم کو انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں ایک آزاد ملک دلوایا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ قائد اعظم کی بہادری کی یا قائد اعظم کی اصول پسندی کی بہت سی مثالیں ہیں جو ہم آگے پروگرام میں بات کریں گے۔ بالکل تو یہی 2 چیزیں میں ان کی سب سے اہم خصوصیات سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے قائد اعظم کی زندگی جو ہے اس کی لائف پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، تحریر کی ہے، ان کے ایسے شخصیت کے کون سے گوشے یا پہلو ہیں جو آپ سمجھتے ہیں آج کا جو نوجوان ہے اس تک پہنچ نہیں پاتے؟ دیکھیے آج کل نفسا نفسی کا عالم ہے، میرا خیال ہے نوجوانوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ ہم پیسے کما لیں گے تو بہت آگے نکل جائیں گے اور پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کر لیں۔ قائد اعظم کی بھی جو کہانی ہے وہ کہ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے ریگس ٹو ریچز، ہوں کہ قائد اعظم ایک بڑے غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ قائد اعظم کے والد صاحب جو تھے ایک اسکول ماسٹر تھے شروع میں جب قائد اعظم پیدا ہوئے، بعد میں وہ جی بزنس مین ضرور بنے۔ تو شاید پاکستان میں یہ یعنی جو پڑھائی یا پڑھانے کے پیشے کو اتنا معتبر نہیں سمجھا جاتا، تو بہت زیادہ کتابوں میں لکھا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے والد صاحب تاجر تھے۔ تاجر وہ ضرور بنے تھے بعد میں، ہوں ہوں لیکن جب قائد اعظم پیدا ہوئے تو وہ ایک اسکول میں انگلش پڑھایا کرتے تھے، چرچ مشن ہائی اسکول کراچی میں، وہ اسکول آج بھی قائم ہے۔ اور ایک اسکول ٹیچر کے بیٹے سے ہو کے تو قائد اعظم جو تھے وہ اس حد تک یعنی کہ ملینئر بنے جی کہ 1926 سے آنورڈ جو ہے جو ریزرو بینک آف انڈیا تھا، جو انڈیا کا سینٹرل بینک تھا، وہ جو 10 سب سے بڑے انویسٹرز تھے ساؤتھ ایشیا کے، تو اس کی لسٹ جاری کرتا تھا، تو قائد اعظم کا نام ہمیشہ ہر سال پہ اس میں آیا کرتا تھا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ پیسے کمانا تو برائی نہیں ہوں ہے، اگر ایک انسان کامیاب ہے، اصول پسند ہے اور وہ رچ بھی ہے، امیر بھی ہے، تو یہ چیز ایک تو یہ ہے کہ اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، اچھا ہے۔ ہمارے رہنما بھی ایک غریب خاندان سے شروع ہوئے اور بہت امیر ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالکل ڈیڈ آنیسٹی کے ساتھ بھی بندہ غربت سے امارت تک پہنچ سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی قائد اعظم کا مثال کے طور پہ یہ تھا کہ کئی دفعہ جیسے ایک کوئی صاحب انہیں کہتے تھے کہ جی آپ یہ میرے پیپر اسٹڈی کر لیں اور فی گھنٹہ جاتی ہے اتنی فیس ہوگی تو میں دینے کو تیار ہوں، اور قائد اعظم نے اگر 2 گھنٹے میں پیپر وہ پڑھ لیے تو کہتے تھے یہ 2 گھنٹے سے میں 1 روپیہ بھی اوپر چارج نہیں کروں گا، ہوں کیونکہ میں نے تو 2 گھنٹے میں پڑھ لیا۔ تو اب کسی دوسرے کو تو نہیں پتہ چل سکتا کہ ڈاکومنٹس اسٹڈی کرنے میں قائد اعظم کو یا میرے وکیل کو 10 گھنٹے لگے تھے، 2 دن لگے تھے یا 2 گھنٹے لگے تھے۔ جی لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود قائد اعظم جو تھے وہ ایک کامیاب انسان بھی تھے، ایک کامیاب شوہر بھی تھے، ایک کامیاب والد بھی تھے، بے شک اور ایک کامیاب سیاستدان یعنی رہنما بھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا مثال دی ٹیکس کے حوالے سے بھی دی، لیکن ایسی اور کون سی مثالیں ہیں جو آپ بتانا چاہیں گے جو ہمارے لیے آگے چل کے رہنمائی فراہم کریں؟ جی ہاں، دیکھیے کئی چیزیں قائد اعظم کی ایسی ہیں جو کہ ہماری من حیث القوم اگر ہم ان کو اپنائیں جی تو وہ ہم سب کے لیے ہے۔ مثال کے طور پہ قائد اعظم جو تھے مطلب اصول پسندی کی بات سے شروع کرتے ہیں۔ اب اصول پسندی کا قائد اعظم کا یہ عالم تھا کہ کچھ لوگوں کو ٹکٹ ملے آل انڈیا مسلم لیگ کے، اور وہ انہوں نے اپیل کی کہ قائد اعظم کے پاس کے صدر مسلم لیگ کے طور پہ کہ جی میرے حلقے میں میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے، میں زیادہ معروف رہنما تھا یا میری زیادہ قربانی ہے تو مجھے ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ جی تو قائد اعظم نے کہا کہ جی یہ جو ہمارا ٹکٹ کا ڈسٹریبیوشن کا بورڈ ہوتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ میں، اس کو آپ فیصلے کے ریویو کے لیے اپیل کرتے ہیں، اور اگر وہ ریویو ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو ایپلیٹ بورڈ ہے اس کو کرتے ہیں، اور اگر ایپلیٹ بورڈ بھی ریجیکٹ کر دیتا ہے تو میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یعنی کہ وہ سیاسی رہنما ہو کے شخصی آمریت کے سیاسی جماعت میں قائل نہیں تھے، جی فیصلوں کی مرکزیت کے قائل نہیں تھے، کیونکہ ان کا خیال تھا جو جو فورم ہے اگر وہ آپ کی باتوں پہ کنونس ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے تو وہ تو وہی فورم ہوگا، میں فورم کے معاملات میں مداخلت نہیں کروں گا۔ تو ایک تو اس لحاظ سے میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا۔ پھر اسی طریقے سے بعض جگہ پہ یہ ہوتا تھا کہ قائد اعظم کو یہ کہا جاتا تھا کہ جی یہ فلاں جگہ آپ ضرور آ جائیں تو ہم فلاں چیز کے لیے مطلب یتیم خانے کے لیے یا کسی اور چیریٹی کے لیے چندہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ آئیں گے تو اس سے جو ہے وہ اس میں اس تقریب میں وزن پیدا ہو جائے گا اور زیادہ لوگ جی اس میں چاہے چندہ دیں۔ تو قائد اعظم پھر یہی فرمایا کرتے تھے کہ پہلے مجھے یہ سمجھاؤ کہ اس کا فائدہ عام مسلمان کو کتنا ہے، ہوں اگر ہے تو میں آؤں گا، اور اگر یہ ہے کہ یہ صرف خانہ پوری ہے یعنی اخباروں میں ٹی وی میں آنے کے لیے، کیونکہ ٹیلی ویژن جو تھا
कायदे आज़म की ज़िंदगी में ही शुरू हो चुका हुआ था। आपने गवर्नर जनरल के दौर की उनकी जी। हलफबरदारी की और दूसरी किसी के स्किट्स भी देखे हों। 1936 में टेलीविज़न इजाद हो चुका, उससे पहले रेडियो और अखबारात तो थे ही। हम्म। और जैसे कायदे आज़म गवर्नर जनरल बन गए, तो गवर्नर जनरल हाउस जो अभी गवर्नर हाउस सिंध है, तो इसमें रात को फाजिल बत्तियाँ बंद कर दिया करते थे, जिसका इस्तेमाल इस वक़्त उस वक़्त ज़रूरी ना हो, कि गवर्नर जनरल हाउस का बिल जो है वो उससे ज़्यादा ना आए, जितना मिनिमम ज़रूरत है बत्तियों की या पंखों की। तो कहने का मकसद ये है कि कायद-ए-आज़म की एक ऐसी जामिल शख्सियत थी कि उनके जिस पहलू को देखा जाए जी। तो वो हमारे लिए एक मशाल राह है। कोई शक नहीं। डॉक्टर साहब, कायदे-आज़म में जो अक़लियतें हैं और मुख्तलिफ मज़ाहिब के हुकूक हैं, उनके लिए जो इक़दामात किए, उनकी अहमियत आज के जो माशरती हालात हैं, उसमें आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कायद-ए-आज़म जो थे उनकी जो पहली तकरीर थी पाकिस्तान की कौमी असेंबली से, हुँ। जिसको उस ज़माने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या दस्तूर साज़ असेंबली कहा जाता था, क्योंकि उसने अभी आइन बनाना था। उसके बाद लफ्ज़ नेशनल असेंबली आया। तो उसमें ये बात बड़ी अहम है, बड़ी गौरतलब है कि कायद-ए-आज़म ने बार-बार जो गैर मुस्लिम बरादरियाँ हैं हमारी, तो उनका ज़िक्र फरमाया। जी। पाकिस्तान का जो झंडा बना, तो उसमें भी सफ़ेद जो था, 1/4 था जो कि वो हमारे मुल्क में जो दूसरी मुअज़्ज़ज़ बरादरियाँ हैं रिलीजियस लिहाज़ से, उनकी नुमाइंदगी करता है। तो जो शुरू में एक नक्शा बना अ पाकिस्तान के झंडे का एक नक्शा बना कि जी ये इस तरह होगा, तो उसमें सफ़ेद का जो पोर्शन था वो काफ़ी कम था, तकरीबन जी। 1/10 या उसके लगभग था। तो कायद-ए-आज़म ने अपने हाथ से मार्कर से वो निशान लगाया कि यहाँ तक सफ़ेद होना चाहिए, यानी तकरीबन 1/4 कि जैसे पाकिस्तान का झंडा लहर रहा हो, तो मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों सफ़ेद और सबज़ जो है वो इकट्ठा नज़र आ रहा हो। मुसलमान ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसका हिस्सा झंडे में ज़्यादा है, लेकिन ये है कि विज़िबल होना चाहिए कि गैर मुस्लिमों का पाकिस्तान में उतनी शहरी हक है जितना मुसलमान का है, बिला तफ़रीक़ के मज़हब, रंग, नस्ल या जेंडर के। तो एग्ज़ैक्टली। इसलिए कायद-ए-आज़म ने 11 अगस्त को अपनी दस्तूर साज़ असेंबली के खिताब में भी इरशाद फरमाया कि जी एक वक़्त आएगा पाकिस्तान में कि जब मुस्लिम विल सीज़ टू बी मुस्लिम, हिंदू विल सीज़ टू बी हिंदू, नॉट इन द रिलिजियस सेंस, मज़हब के लिहाज़ से नहीं, शहरी लिहाज़ से, कि शहरी के लिहाज़ से अगर कोई बंदा मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, तो उसके हकूक़ बराबर हैं। तो ये सही। तो हमारा ग्रुन नॉर्म, यानी हमारी जो पहली जो हमारी रहनुमाई थी कायद-ए-आज़म की स्पीच टू द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पहली जी। दस्तूर साज़ असेंबली में पहले सरबराह मुमलिकत की पहली तकरीर, तो उसमें भी इन्होंने ये फरमाया। कायद-ए-आज़म ने कई तकरीरों में फरमा चुके थे कि आई विल बी द प्रोटेक्टर जनरल ऑफ हिंदूज़ इन पाकिस्तान, कि मैं इनका हाफ़िज़ आला बन जाऊँगा, कि पाकिस्तान में बल्कि जिस वक़्त फ़सादात हुए और उधर से मुसलमान इधर आ रहे थे और इधर से हिंदुओं ने जाने की कोशिश की, तो कायद-ए-आज़म ने रेडियो पे अपील फरमाई कि जी हम आपकी पूरी हिफ़ाज़त करेंगे और हम चाहते हैं कि हिफ़ाज़त हो और आप लोग इस मुल्क से ना जाएँ, आपको वही हकूक़ मिलेंगे जो कि किसी भी शहरी के हैं। तो इससे कायद-ए-आज़म की जो हमारी बाकी बिरादरियाँ हैं, सिख हो गए, हिंदू हो गए, ईसाई हो गए, तो उनसे मोहब्बत का इज़हार होता है। जी। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देंगे आप कि कायदे-आज़म की क़यादत और बसीरत जो है, उससे आज हम किस तरह अपनी ज़िंदगी जो है, उसको बेहतर बना सकते हैं? देखिए, कभी किसी और प्रोग्राम में किसी और हवाले से हम कायद-ए-आज़म बतौर शौहर या कायद-ए-आज़म बतौर वालिद या कायद-ए-आज़म बतौर ज़रूर बात बेटा करेंगे। जी। बात करेंगे, क्योंकि देखिए कायद-ए-आज़म के बारे में उनकी शादी के हवाले से बहुत सी अफ़वाहें, उनकी औलाद के हवाले से बहुत सी अफ़वाहें, उनके वालिदैन के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बतौर मुसलमान तो ज़ाहिर है हमारे लिए जो है इस्लाम वो अ, उसी की हिदायत कि हमने कैसा बनना है, मतलब दफ़्तर में, प्रोफ़ेशन में, ईमानदारी में, प्रोफ़ेशनली हमने कैसे करना है, ख़ानदान को कैसे, लेकिन कायद-ए-आज़म उन इंसानों में से थे जो कि एक आइडियल इंसान होने का या एक आइडियल मुसलमान होने का असली नमूना पेश करते थे। जी। लोग बहुत बातें करेंगे उनके हवाले से, नमाज़ के हवाले से, फ़लाँ के हवाले से, लेकिन एक जो साहिब के किरदार इंसान होता है, कि एक इंसान को कैसे अपने तर्ज़ अमल रखना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो हर पहलू है, जी। कायद-ए-आज़म बतौर वकील, कायद-ए-आज़म बतौर मजिस्ट्रेट, कायद-ए-आज़म बतौर सियासी रहनुमा, कायद-ए-आज़म बतौर गवर्नर जनरल, कायद-ए-आज़म बतौर वालिद, कायद-ए-आज़म बतौर बेटा, जिस तरह वालिदा और वालिदा के वालिद के साथ उनका तर्ज़-ए-अमल रहा। तो ये वो चीज़ें हैं, ये भी हाइलाइट होनी चाहिए और ये नौजवानों को पढ़ाई जानी चाहिए। यानी कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी सिर्फ़ 23 मार्च 1940 से शुरू होके 11 दिसंबर 1948 तक ख़त्म नहीं होती। बिल्कुल सही। कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी तो 25 दिसंबर 1876 से शुरू है, कि वो किस स्कूल में गए। मरने भी लगे तो उन्हें फ़िक्र ये थी अपनी कौम की तालीम की, तो उन्होंने कहा कि मेरी ये जायदाद जो है इसमें से मेरी ये बेटी का हिस्सा है, ये मेरी चारों बहनों का हिस्सा है, उनके एक भाई थे वो इंतकाल कर चुके थे सितंबर 1948 47 में।
पाकिस्तान बनने के एक माह बाद, अहमद अली जिन्ना। जी। वो बीमार थे, बॉम्बे में थे, जैसे पाकिस्तान बन रहा था, तो इंतकाल करके चारों बहनें उनकी हयात थी। तो उन्होंने कहा ये इस बहन का, ये इस बहन का, ये इस बहन। इसके अलावा जो भी है वो 6 तालीमी इदारों के लिए है। हालाँकि अक्सर लोग कहते हैं कि 3 तालीमी इदारों के लिए, वो मैंने अपनी कई तहकीकात में, मज़ामीन, मकालाजात में लिखा है कि कायदे-आज़म ने अपनी वसीयत में 6 तालीमी इदारों का ज़िक्र किया था, जहाँ पे मुसलमान पढ़ा करते थे। जी। चाहे सिंध मदरसातुल इस्लाम हो, चाहे इस्लामिया कॉलेज पेशावर हो, चाहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हो, ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे हो, जहाँ के कायदे-आज़म खुद भी पढ़े हुए थे। और वो एक अरबी अरबी इस्लामिक कॉलेज, आप मुझे उसका नाम भूल रहा है, मैंने अपनी किताब में नाम लिखा है दिल्ली। तो जिन 6 इदारों में मुसलमान तालीम हासिल करते थे, चाहे वो दिल्ली में हो, बॉम्बे, पेशावर हो, कराची, जी। तो कायदे-आज़म अपनी तकरीबन यानी आप कह लीजिए कि 8/10 जायदाद जो थी, वो इन 6 तालीमी इदारों के नाम कर गए, और 20% जो थी, लेकिन कायदे-आज़म इतने अमीर आदमी थे, जैसे मैंने कहा कि हर साल उनका टॉप 10 यानी अमीर तरीन 10 अमीर तरीन में ज़िक्र आता था, इन्वेस्टर्स में। तो ये था कि वो 20% भी इस हद तक था कि उनकी बेटी के लिए उनकी बेटी तो भी फौत हुई 2017 में। जी। तो उनका लंदन में भी फ्लैट था, उनकी बेटी दीना जिन्ना का, और न्यूयॉर्क में भी था। तो इतना पैसा था कि वो लंदन और उसमें फ्लैट भी खरीद सके और इज़्ज़त से ज़िंदगी गुज़ारे। तो ये नहीं कि बेटी के लिए कम छोड़ के गए थे। लोग कहते हैं आप कर दिया, ऐसा नहीं किया था। जी। लोग कहते हैं कि जी वालिद साहब का ये हो गया, वो हो गया। वालिद साहब की तो जितनी खिदमत कायदे-आज़म ने की है, लोगों को पता ही नहीं है। वही उनके वालिद साहब जैसे फौत हुए पूंजा भाई जिन्ना, तो कायदे-आज़म उनके सराहने पे। तो जिन्ना भाई पूंजा, सॉरी। तो वो जो है, तो इसलिए ये है कि मैं ये समझता हूँ कि कायदे-आज़म की ज़िंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने की ज़रूरत है, बिल्कुल। और नौजवान नस्ल को बताने की ज़रूरत है, और नौजवान नस्ल को खुद तहकीक की आदत डालनी चाहिए। हर व्हाट्सएप मैसेज पे एतबार नहीं कर लेना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहली बात आपने यही कही ना कि किताबें जो हैं उन्हें पढ़ने का शौक डालें, वो पढ़ेंगे, कायद-ए-आज़म की लाइफ के बारे में तो ज़्यादा उनके बारे में अच्छा जान सकेंगे। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे डॉक्टर सादुल्लाह खान साहब, और जो बताए थे कि पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर से जो कायद-ए-आज़म का विज़न था, वो पाकिस्तान को आज़ाद और खुशहाल देखना चाहते थे, और ये वही पाकिस्तान है जिसमें हमें वो जीता, फलता, फूलता और बढ़ता हुआ देखना चाहते थे। यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा आप हमारे साथ।